सो अब हम ले रहे हैं यहां पर हेट्रो एटॉमिक। अभी तक हमने क्या लिया था? डायटॉमिक। 2O 2N 2S, सॉरी 2 कार्बन 2 बोरोन, ये लिया था। लिया डायटॉमिक था, बट दोनों एटम क्या थे? सेम थे। अब हम ले रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें दोनों एटम डिफरेंट हैं, यानी हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो डायटॉमिक भी आप बोल सकते हैं। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई क्लास विच सेज MOT फॉर हेट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब दोनों अलग अलग अगर हो तो क्या होगा, कैसा होगा, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल NO मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप लोग जानते हैं इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों? ऑक्सीजन। वो जो हमने लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे बीचों बीच बनाए थे ना, अब वो बिल्कुल बीचों बीच नहीं बनेंगे। ऑल्दो इसका डायग्राम आपको बुकलेट में भी मिलेगा, बट आपको बता दूं बिल्कुल बीचों बीच नहीं मिलेंगे। बॉन्डिंग वाले खिसके हुए होंगे किसके पास? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंटी बॉन्डिंग वाले किसके पास खिसके हुए होंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या मानना होता है? वो इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं करता। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। यही होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां रिजाइड करना फेवरेबल मानते हैं? बॉन्डिंग कहां फेवरेबल होती है? जहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग वाले किसके पास खिसके हुए होंगे? वो खिसके हुए होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव से दूर होंगे, किसकी तरफ होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ। तो कहीं बीच में जगह मिली तो हम डायग्राम भी जरूर बनाएंगे। सो अब NO मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NO मॉलिक्यूल का पूरा डिटेल, बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, वो क्या होगा वो चेक करते हैं। अब मुझे N और O में टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं 15। लास्ट क्लास में बताया था 14 इलेक्ट्रॉन यानी N2 तक तो स्प्लिटिंग क्या थी, और O2 देन सॉरी N2 के बाद क्या बनता है? O2 देन F2 देन नियॉन 2, उनके लिए अलग थी। तो 15 इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हुए। तो जैसे ही मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन वाली बात आ गई, अप टिल N2 डायग्राम नहीं इस्तेमाल होगा। अप टू N2 वाला डायग्राम किन के लिए इस्तेमाल होगा? जिनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन सिर्फ 14 हो। 14 से ऊपर है, इफ मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, देन कौन सा डायग्राम आप इस्तेमाल करेंगे? O2 F2 नियॉन 2 वाला, जो कि एक्सपेक्टेड सा था। तो वो वाला डायग्राम मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की उसको यहां लिख दिया, सेम जो अभी बात करी। सो इस डायग्राम में अब मैं 15 इलेक्ट्रॉन भरती हूं आपके पास। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 14 और 15। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया है? एंटी बॉन्डिंग में। और वो क्या है? वो है अनपेयर्ड। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। और बॉन्ड ऑर्डर अगर मुझे निकाल के दे पाए इसका, तो अब इसको तो गिनो ही मत, हमें पता है, तो आपस में जीरो कर देंगे। बचा क्या? 6 बॉन्डिंग में, 1 एंटी बॉन्डिंग में। 6 - 1 is 5 डिवाइडेड बाय 2 is 2.5। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास क्या आया? 2.5। NO प्लस का क्या आएगा? ये जो एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में था उड़ गया। जब एंटी बॉन्डिंग में उड़ जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो जब ये एक उड़ गया तो फिर क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3। और NO नेगेटिव मतलब एक और आ जाए एंटी बॉन्डिंग में, एक और आ गया तो सब्ट्रैक्ट होने वाला 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ? 2, बचा 4, 4/2 is 2। ये बात बहुत अच्छे असर्शन रीजन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में मिलेगी। द मोमेंट यू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग, stability increases, bond order increases. The moment you add electron into the anti-bonding, bond order decreases, stability decreases. तो एक हेटेरोएटॉमिक और मैंने आपके सामने लिखा। मुझे आप लोग बताइए O2 F2 नियॉन 2, सभी के पास ये डायग्राम है? दिमाग में, कॉपी में नहीं, ये लास्ट क्लास से उठा के ला रही हूं। इसमें वो था जो होना चाहिए था। Am I right? सिग्मा स्टार 2s, अभी इसी ने धोखा दिया है हमको पिछले केस में, तो देखेंगे। और ये क्या है मेरे पास? सिग्मा 2pz, दिस, और उसके आगे O2 F2 नियॉन 2 में बिल्कुल वही हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, पाई बॉन्ड वीक है, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बट बिफोर O2 ये दोनों क्या थे? रिवर्स।
ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों रिवर्स हुई। तो अब नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाद मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और CN पे जाने के बजाय पहले आपको बताना चाहूंगी O2F2 नियॉन 2 में गड़बड़ नहीं हुई, उससे पहले गड़बड़ क्यों हुई। तो ये टॉपिक है मेरा सबसे पहले। अब यहां से लिखिए मेरे साथ 2s2p मिक्सिंग, हेटेरोएटॉमिक और ला रही हूं मैं, पहले मेरे ये समझाना है मुझको 2s2p मिक्सिंग। तो थोड़ा सा इस 2s2p मिक्सिंग का डायग्राम मैं बताऊंगी कौन सा बनाना है, अभी समझना है। अगली स्लाइड्स पे है डायग्राम, और एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, मैं वो भी दिखाऊंगी जिससे आपको आइडिया हो जाए। तो आई हैव जस्ट चेक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, मिक्सिंग दे रखी है थोड़ी सी डायग्राम के अंदर। तो अगर एनसीईआरटी में मिक्सिंग दे रखी है तो आपके स्कूल के लिए एप्लीकेबल है। नाउ मैं यहां पर O2F2 नियॉन 2 पहले दिखा रही हूं, जो सीधा साधा शराफत से हो रहा था। चेक वंस अगेन। अब 1s नहीं बनाए नीचे वाले, वो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि सिग्मा 2s, थोड़ा डायग्राम ब्लर है, सुनते जाइएगा। सिग्मा 2s और यहां क्या है, सिग्मा स्टार 2s। जहां कोई इशू नहीं था, लॉजिकली सिग्मा 2pz और पाई के दोनों 2p यहां पर। हुआ क्या, विदाउट 2s2p मिक्सिंग, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं। कौन सी मिक्सिंग है ये, एक्चुअली में इसकी और इसकी मिक्सिंग है। कौन से वाला 2s, ये वाला 2s और ये वाला 2p। क्यों होती है, नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन मिक्सिंग क्या होती है ये समझना है पहले मेरे को। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई, मिक्सिंग हुई तो किस में हुई, यहां पर मिक्सिंग हुई। तो यहां पर्पल कलर से अलग से बॉक्स बना के दिखाया है कि इस वाले सिग्मा 2p को नीचे वाले सिग्मा स्टार 2s के साथ एनर्जी कहीं ना कहीं इसमें इतनी नजदीक आ गई थी। किसकी एनर्जी, सिग्मा 2p की और सिग्मा स्टार 2s की। ये बहुत आपस में नजदीक आ गए थे। क्यों नजदीक आ गए थे, अप टिल N2 की बात मैं कर रही हूं, ये बहुत नजदीक आ गए थे, क्योंकि अप टिल N2 न्यूक्लियस वीक है। न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन में हम कंपेयर करें तो इनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इनका न्यूक्लियर चार्ज कम है। कम न्यूक्लियर चार्ज था, वो इलेक्ट्रॉन को और क्लोज ले नहीं पाया। उस वजह से सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2p ये दोनों इतने पास आ गए कि इनके दो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन वाज ह्यूज। इनकी एनर्जी बहुत कंपेरेबल होगी, सेम एक्सिस है वैसे भी, s की और pz की एक्सिस तो सेम होगी, दोनों की दोनों एक्सिस सेम आती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये वाला s और ये वाला p, तो अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम प्रॉपर लिखेंगे कौन सा s कौन सा p मिक्स हुआ। लेकिन ये वाला s और ये वाला p मींस सिग्मा स्टार 2s उसका एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz उसका बॉन्डिंग, देयर एनर्जी वॉज सो नियर, दे रिसीव्ड रिपल्शन अप टिल N2 के बाद ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स न्यूक्लियस इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने अपने इसको खींच के रखा कि रिपल्शन होने नहीं दिया। रिपल्शन को कोई चीज रोकने आती है, वो कौन होती है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसकी वजह से है, न्यूक्लियस की वजह से। तो यहां पर मुझे दिखा विद 2s2p मिक्सिंग द गड़बड़ हैपेंड, और उस गड़बड़ की वजह से सिग्मा 2pz को ऊपर जाना पड़ा। एक और तरीके से आपको शो करूं, जो कि आपके पास एक्चुअली में अगर आप बनाना चाहें तो बनना चाहिए। अगर बनाना चाहें, आपसे ये ड्रॉ कोई नहीं करवाएगा, राइट। चेक। अब फिर से मैं अप टिल N2 देख रही हूं, यहां पर अप टिल N2 देखिए, ये कौन था, सिग्मा स्टार 2s, और ये क्या था देखिए, पाई नीचे आ गए। पाई को नीचे क्यों आना पड़ा, आना चाहिए था सिग्मा को यहां पे, क्योंकि एनर्जी का गैप इनमें कम था। यहां एनर्जी का गैप देख रहे हो ज्यादा है, यहां एनर्जी का गैप कम है। कम होने की वजह से, एंड सी वी हैव ट्राइड टू शो यू दिस कि यहां पर एक्सिस भी सेम है, 2pz की और 2s की एक्सिस भी सेम होती है। तो यहां एनर्जी गैप कंपेरेबल होने की वजह से sp मिक्सिंग हो गया। sp मिक्सिंग होने की वजह से सिग्मा 2pz जो इधर आता, इधर इस जगह पर, उसका इतना ज्यादा रिपल्शन हुआ, उसको एक कदम कूद के जाना पड़ा। अब एक सवाल ये आता है, ठीक है सिग्मा चला गया ऊपर, सिग्मा 2pz ऊपर चला गया, क्यों भाई रिपल्शन इन दोनों को नहीं मिलेगा, बात तो वही है। अगला सवाल शायद थोड़ी देर में आप मेरे से ये पूछें कि पाई 2p x
पाई 2py, वो भी तो इसके नजदीक था। इसकी एक्सिस खुद ही बोल दिया 2-3 लोगों ने, इसकी एक्सिस थी z, इनकी एक्सिस क्या है x और y। एक्सिस अलग होने की वजह से इनका रिपल्शन बच गया। एज अ होल मॉलिक्यूल तो एक फैमिली है, तो उन्होंने यही डिसाइड किया भाई सिग्मा को नीचे रखने में रिपल्शन ज्यादा है, तो लेट्स डू वन थिंग, सिग्मा को ऊपर रख देते हैं, तुम दोनों नीचे जाओ, तुम्हारी एक्सिस मैच नहीं करती, रिपल्शन कम होगा। तो दिस इज व्हाट sp मिक्सिंग इज ऑल अबाउट। तो अप टिल n2 ड्यू टू रिपल्शन, न्यूक्लियस के वीक होने के से वो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो सिग्मा z को ऊपर जाना पड़ा। इसी को एनसीईआरटी ने कैसे दिखाया है पहले मैं वो दिखा दूं। इतना कलर डायग्राम नहीं है, लेकिन वो डायग्राम मैं यहां लाती बहुत डल था, मेरे पास ब्लर था, वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, मैंने यहां दिखाया। लगभग ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी ने पूरा एक चिपका दिया, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। चेक आफ्टर n2, बिफोर n2 अगर मैं बात करती हूं, ये देखिएगा, जस्ट सी सिग्मा 2p z होना चाहिए, यहां x लिखा हुआ है, सिग्मा 2p z ही परेशान कर रहा था। अप टिल n2 नीचे नहीं था, उसको नीचे होना चाहिए था। तो अब आप ये देखिए, दिस इज सिग्मा 2p z और ये थे मेरे पाई 2p x, पाई 2p y, ये दोनों, ये देखो कितना ऊपर जा चुका है, क्योंकि तो ये आपके पास 2px 2py से देखिए कितना ऊपर जाना पड़ा इसको। क्यों ऊपर जाना पड़ा? इसको इससे रिपल्शन मिल रहा था बहुत ज्यादा, फिर धीरे 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 देख रहे हैं इसकी एनर्जी ये और नीचे आने लगा, क्योंकि न्यूक्लियस पावरफुल होने लगा, ये और नीचे आने लगा। O2 आते ही सिग्मा 2pz को फिर से अपना ओरिजिनल स्पेस मिल गया, ये रहा सिग्मा 2pz। एंड मोर ओवर सिग्मा 2pz का O2 में देखिए इन दोनों में गैप कम है, F2 में गैप थोड़ा डिसेंट हुआ और नियॉन 2 में गैप सबसे अच्छा हुआ। इसको इससे ज्यादा इलेबोरेटिव नहीं बताया जा सकता। दिस यहां से लिखिए 2s 2p या sp मिक्सिंग, डिफरेंस इन 2s एंड 2pz कर लो, क्योंकि यहां पर हमें पता है pz था। डिफरेंस इन 2s एंड 2pz is small leading to interaction between these two। कौन सा इंटरेक्शन बच्चों? रिपल्शन। तो कौन से इंटरेक्शन की बात कर रही हूं मैं यहां पर? रिपल्शन की। और ये दोनों के दोनों का रिपल्शन होने की वजह भी क्या थी? सेम एक्सिस। इसको थोड़ा अगर आप इलेबोरेट करके लिखना चाहें, इट्स योर चॉइस कि 2s 2p मिक्सिंग इज ड्यू टू डिफरेंस इन 2s and 2pz which is very small, it leads to repulsive interaction between these two, hence this mixing occurs। mixing का मतलब है interaction, ये दोनों मिक्स हो गए, पास पास आ गए, तो इनकी इंटरेक्शन हुई, which results in some different arrangement up till n2। तो इसको लिखें, फिर जो नीचे डायग्राम कौन सा बनाना चाहिए मैं लाती हूं उसके बाद। पहले डायग्राम आई सजेस्ट ये बनाइए, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। आसपास के ऑर्बिटल्स मत बनाइएगा, ठीक है? डोंट ड्रॉ ये जो ऑर्बिटल डायग्राम्स बना रखे हैं, आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, डोंट डू दिस, ठीक है? अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो, अपनी समझ के लिए आप ये डायग्राम बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेस एनर्जी गैप रिपल्शन अकर, सिग्मा नीचे नहीं रह पाया, सिग्मा को ऊपर जाना पड़ा। इसमें बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी गैप सिग्मा और सिग्मा स्टार में मिक्सिंग नहीं हो पाई। मिक्सिंग अकर्स अप टिल n2। इत्मीनान से इसे नोट करिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं अप टिल 14। इफ यू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप टिल 14 देन ये फिल्ड फर्स्ट देन सिग्मा 2pz। ये याद किए बिना आप कोई लेवल का पेपर नहीं देंगे। एमओटी सबसे ज्यादा कवर्ड है नीट में, जेई में, स्कूल पेपर्स में सबसे ज्यादा कवर्ड है इस चैप्टर का। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 14, वही बार बार उसी पे आ रही हूं कि ये पलटना है आपको, तो ये मेरे पास से काफी बार आपके पास जा चुका। 2-3 छोटे छोटे सवाल पूछती हूं आपसे, मेरे को ये देखना है अब तक की एमओटी हमें आई कि नहीं आई। हाँ जी मोक्ष? नहीं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन, n2 नेगेटिव में उल्टा नहीं होगा, जो उसका पेरेंट है n2 उसके हिसाब से फिलिंग है। फिर n2 में आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे, ये भी मेरा एक टारगेट क्वेश्चन बैंक है मंडे के लिए।
कि अगर किसी में नेगेटिव चार्ज आ गया, सपोज मेरे को N2 नेगेटिव दे दिया, तो उसमें तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट मैं किसको फॉलो करूंगी? N2 को, जो पेरेंट एटम्स है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर अ चाहिए। मुझे बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, ना तो आप कॉपी देखेंगे ना आप ड्रॉ करेंगे, बेशक 1-1.5 मिनट ले लीजिए हर केस में, लेकिन मेरे को आपके पास से बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। पांचों के बॉन्ड ऑर्डर सोचिए फर्स्ट। तो बॉन्ड ऑर्डर मुझे किसने कहा था N2 नेगेटिव का बताने को? मैं बताऊं? तुमने कहा था ना। अब इसका बताओ, मेरा मन कर रहा है ये पूछने का। 2 है, पूछ रहे हो? ये कह रहा है 2 है। इज ही करेक्ट? सीम्स करेक्ट, क्योंकि दोनों एंटी बॉन्डिंग में घुसेंगे, दो एंटी बॉन्डिंग में घुसेंगे तो आधा आधा निकाल दूं मैं। बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2। इन सब में हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस किस में सेम है? ये होगा सवाल नीट का या जेई का। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? फोमो बहुत सुना होगा आपने, आप ही के टर्म्स हैं। हम फोमो की जगह आपको क्या दे रहे हैं? होमो। ठीक है, हॉरर ऑफ मिसिंग आउट। तो यहां आप छूट गया तो आपका हॉरर ही होगा ये। मैंने जवाब नहीं मांगा, मैंने सिर्फ एक बात कही है, क्या मेरे बच्चे ये कर पाएंगे खुद से? हर बार बताने के बाद फिर से, इफ इन अ मॉलिक्यूल और आयन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एंटी बॉन्डिंग, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड किया गया है, नोट मत करना इसको, ये 10 बार करा चुकी हूं, इट विल ब्रिंग इंस्टेबिलिटी। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इंस्टेबिलिटी, यस। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो एंटी बॉन्डिंग से, इट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी, यस। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाला, बॉन्ड ऑर्डर घट गया, स्टेबिलिटी घट गई। बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग से निकाला तो उल्टा स्टेबिलिटी बढ़ गई, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। वाइस वर्सा फॉर बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग के लिए याद हो गया तो बॉन्डिंग के लिए भी याद हो गया। इतना क्लियर सबको? तो एग्जाम्पल में बॉन्ड ऑर्डर O2 का क्या है मेरे पास? 2, ऑल ऑफ यू। ठीक है, O2 प्लस। अब पहले तो मुझे बताइए इसका होमो। हाई खाली पाए तो कोई मालूम? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ईच, राइट। ये था मेरा इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जो एंटी बॉन्डिंग में दोनों अनपेयर्ड। अब एक एंटी बॉन्डिंग से निकाल लिया तो मेरे पास क्या आएगा? 2.5। एक एंटी बॉन्डिंग में डाल दिया तो मेरे पास क्या आएगा? 1.5। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। इस तरह के ऑब्जेक्टिव आएंगे, आई होप हम लोग कर लेंगे। सो यहां MOT पार्ट 2 खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। सो अब मैं आपको थोड़ा सा MOT पार्ट 2 में जिरेड अनजिरेड एक लास्ट चीज मेरे लिए रह गई है, वो लिखवाती हूं। तो लिखिए आप लोग, जिरेड एंड अनजिरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सभी लोग अपने आप पिछली नोट्स कॉपी से 3-4 डायग्राम्स खुले खुले बना रहे हैं, तब मैं बताऊंगी जिरेड अनजिरेड क्या है। अगर आपने ये शेप्स बना ली तो संडे के टेस्ट में इनमें से कोई 2-3 शेप्स तो वैसे भी मैं बनवाऊंगी सब्जेक्टिव। जिरेड अनजिरेड उसको इंडिकेट करना एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी का पार्ट है, आपको ये आनी चाहिए। अब व्हाट डू आई मीन बाय जिरेड? सिमेट्री के लिए शब्द दे दिया जिरेड, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए शब्द दे दिया अनजिरेड। यू और जी से हम इंडिकेट करेंगे। सिमेट्री कैसे ढूंढनी है? चेक। इसमें सिमेट्री ढूंढने में आपको क्या करना है? फ्रॉम सेंटर, सेंटर से, ये न्यूक्लियस नहीं है, सेंटर से किसी भी साइड आप जाइए, आपको सेम चार्ज अगर मिलता है, इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल एंड इट इज जिरेड। मैं इस पॉजिटिव को थोड़ा नीचे, इस पॉजिटिव को थोड़ा ऊपर बना देती तो एरो के हेड जाके पॉजिटिव से टकराते। आप इधर, यानी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट में मैंने एरो चलाए, दोनों के दोनों सेम वेव फंक्शन पे टकराए, दैट इज पॉजिटिव, और नेगेटिव, दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल यानी कि जिरेड। अब सिग्मा स्टार में देखते हैं, ये जिरेड नहीं होगा क्योंकि यहां से चली इधर क्या आया? पॉजिटिव, यहां से चली इधर क्या आया? नेगेटिव, ये होगा अनजिरेड। अपना दिमाग लगा के सिग्मा 2pz बताइए। वेरी ऑब्वियस जिरेड, वेरी ऑब्वियस अनजिरेड। ये लिखो, फिर पाई पे जाऊं।
तो आप ये स्टेटमेंट सोचें, इसका मतलब सारे बॉन्डिंग होते हैं जीरेड, सारे एंटी बॉन्डिंग होते हैं अनजीरेड? बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये मैं अभी सिग्मा बॉन्ड पे आई हूं, इसीलिए कोई ऐसी और ऐसे असर्शन रीजन भर भर के मिलने वाले हैं आपको जहां आपको ये डाउट क्रिएट हो सकता है, बट डोंट डू दैट। तो ये आ गया सबके पास जीरेड अनजीरेड। पाई वाले पे चलो, पाई वाले में अब उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा होगा? चेक, ये मेरा सेंटर यहां पे, इधर गई तो मेरे को क्या वेव फंक्शन मिला? पॉजिटिव। इधर गई तो क्या मिला? नेगेटिव। सिमिलरली इसमें इधर गई तो पॉजिटिव, इधर भी गई तो पॉजिटिव। एंटी बॉन्डिंग जिरेड हो गया और बॉन्डिंग वाला अनजिरेड हो गया। आ गया सबके पास ये नया टॉपिक एनसीईआरटी से उठा रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाई आइस सॉलिड, आइस आइस फ्लोट ओवर इट्स लिक्विड। हमेशा सॉलिड डालते हैं तो डूबता है, राइट? आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाई आइस फ्लोट ओवर वाटर, वो केज लाइक स्ट्रक्चर भी दे दिया किसी ने कुछ और भी दे दिया। क्या उसका रीजन पता है इसका केज लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनता है? इस केज लाइक स्ट्रक्चर को थोड़ा और सिंपल अगर मैं करूं, यानी सिंपल का मतलब क्या है? एक ऐसे इंसान के लिए जिसको बॉन्डिंग नहीं आता, जिसको केमिस्ट्री नहीं आती, उसके लिए हर सॉलिड डूबना चाहिए अपने ही लिक्विड में और पानी में। लेकिन ये एक ऐसा सॉलिड है जो जब भी किसी भी और चीज को फ्रीज करते हो नीचे से फ्रीज होना शुरू होता है, लेकिन एक वाटर है जो ऊपर से फ्रीज होना शुरू होता है। अगर ये वाटर ऊपर से फ्रीज ना होता, अगर ये आइस फ्लोट ना करती होती अपने खोखले स्ट्रक्चर के लिए, केज लाइक खोखला स्ट्रक्चर है, उसमें इतने बड़े बड़े पोर्स छूटे हुए हैं कि वो हल्का हो गया। जैसे कॉर्क है, जो भी चीज पोरस है, खोखली है, वो तैर जाएगी क्योंकि उसके अंदर हवा है, ऐसा हम सोचते हैं। तो आइस का सॉलिड स्ट्रक्चर जो बना, वो एक बहुत अजीब सी बात हुई, वो तैर रही है आइस। अगर आइस तैर ना रही होती तो कोई एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं थी। आप चाहे एक्वेटिक प्लांटेशन देखें, यानी फ्लोरा फौना कुछ भी है, वो तभी जिंदा है पानी में क्योंकि आइस ऊपर एक ब्लैंकेट बना देता है, नीचे पानी रहता है। अदरवाइज नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कोई लाइफ नहीं होनी थी, जबकि वहां पर एनिमल्स प्लांट्स सब एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि नीचे तो पानी बचा हुआ है। अनदर थिंग, आइस को आप मेल्ट करते हो, सिंपल एक बाउल आइस का अगर हमने लिया और उसको मेल्ट होने दिया तो शुरू के 4 डिग्री आइस को का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, आइस भी और वाटर भी। फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कुछ भी कह लीजिए। 0 से 4 डिग्री तक जब आप चलते हो, उसको मेल्ट करते हो, तो वो वॉल्यूम घटता है। आइस से जब पानी बनता है वो फैलता नहीं है। 4 डिग्री तक उल्टा, आइस ने अगर इतना वॉल्यूम घेरा हुआ है, 4 डिग्री पे वॉल्यूम कम हो जाता है। आफ्टर 4 डिग्री वो लिक्विड फैलने लगता है, एक्सपैंड होता है। ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें, लाइफ क्यों पॉसिबल हो पाई? बिकॉज ऑफ वन बॉन्डिंग, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्लूकोज में मिलेगी। आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है कि ग्लूकोज क्या है, आपके लिए कितना वाइटल है। कार्बोहाइड्रेट सारा, डीएनए ना भी प्रोटीन सिंथेसिस है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। अगर डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए तो डीएनए सिंगल, वो जो डबल स्ट्रैंड बना हुआ है, खत्म। डीएनए खत्म तो हेरिडिटरी खत्म। सो कहां तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड डीप रूटेड है, यू कैन नॉट इमेजिन। तो बनता है इस पे पूरा टॉपिक, क्योंकि ये बॉन्ड एक्सप्लेन करता है ये चैप्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सो अब मैं आपको पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत या कॉन्सिक्वेंस बता रही हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस जो आपके स्कूल पेपर्स में खुल के पूछा जाता है। अब नॉर्मल वर्ड्स में नहीं, केमिस्ट्री के वर्ड्स में इस फिनोमिना को समझिए। आइस, इसका वॉल्यूम बड़ा है क्योंकि ये हॉलो स्ट्रक्चर है, इसमें बीच बीच में हॉलो स्पेसेस हैं। मेल्ट होना शुरू हुआ 0 डिग्री पे, वाटर बना तो वॉल्यूम घटा क्योंकि जो बीच में हॉलो स्पेसेस हैं, वाटर ने पहले उनको भरना शुरू किया। मेल्ट होते ही, अगर आइस के स्ट्रक्चर में, आई नो बहुत सारे हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं, ये है आइस का स्ट्रक्चर, ये हॉलो स्पेसेस हैं इसके अंदर,
तो जो वाटर मेल्ट होगा पहले वो इन खाली जगहों को भरने में लग जाएगा, जब खाली जगह को भरने में लगेगा तो इनिशियल 4 डिग्री तक वॉल्यूम घटेगा, तो वाटर बना, वॉल्यूम घटा। लेकिन 2 डिग्री गए फिर वॉल्यूम घटा। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री पे पहुंचा सारा वॉल्यूम भरा गया, और उसके बाद 4 डिग्री पर इतनी हीट हो गई कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मॉलिक्यूल दौड़ने लगे और फिर पानी फैलने लगा। देन इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग, वॉल्यूम इंक्रीजेस। फिर उसके बाद तो आप चलते जाओ, उसके बाद तो वॉल्यूम ने क्या होना है, बढ़ना ही बढ़ना है। माय पॉइंट, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी। आइस की डेंसिटी सबसे कम, वाटर में अगर मैं वाटर के कंपैरिजन में तो आइस ने हमेशा ही ज्यादा जगह घेरी हुई है, तो वॉल्यूम अगर कम है तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो डेंसिटी कम। डेंसिटी कम है इसलिए हल्की है, इसीलिए तैरती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए वॉल्यूम क्या होता गया बच्चों, शुरू में अप टिल 4 डिग्री वॉल्यूम क्या हुआ, कम। डेंसिटी क्या हुई, वॉल्यूम कम होते ही डेंसिटी क्या होनी शुरू हुई, बढ़नी शुरू हुई। वॉल्यूम कम होता गया, डेंसिटी बढ़नी शुरू हुई। और उसके बाद, यानी अगर मेरे से यह पूछा जाए, मैं देखती हूं क्या आपका जवाब आता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, यहां वॉल्यूम मेरे पास लीस्ट है, चेक कर लो। आइस में इतना, 4 डिग्री पे इतना, उसका 4 डिग्री के बाद इतना। तो सबसे कम वॉल्यूम वाटर का कब है, जब वाटर 4 डिग्री पे है। तो जब वाटर 4 डिग्री पे है तो वाटर की डेंसिटी उस वक्त मैक्सिमम है। ये आपके स्कूल का क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। लिखते जाइए मेरे साथ साथ, डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेनेशन मैं लेके आ रही हूं, अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूं आपको कि कुछ ना कुछ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने आके काम खराब किया। जो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री पे है, उससे पहले भी कम, उसके बाद भी कम, क्योंकि वाटर सबसे कम जगह कब घेरता है, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग देखते ही मुझे एक बात समझ आती है, भाई पढ़ना पड़ेगा इसको। ये क्वेश्चन देखते ही मुझे लगता है ये कोई हवा में होने वाली चीज नहीं है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड को 277 केल्विन भी कहते हैं, आई होप हम सबको ये पता है। ये एक्सप्लेन करने के लिए एक्वेटिक लाइफ कैसे पॉसिबल है एंटार्क्टिका तक, ये एक्सप्लेन करने के लिए और बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट आई नीड नाउ, आई नीड अ बेसिक टॉपिक दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये टॉपिक की जरूरत समझाइए, फिर इसको दोबारा करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन करेंगे। अभी मेरे को क्वेश्चन पता होने चाहिए क्या क्या आ सकते हैं। तो नोटेड इतना, रिक्वायर नीड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहले समझना है ये क्या होते हैं। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके बाद ब्रैकेट में लिखिए, मैं लिख रही हूं, मेरे साथ साथ लिखना, मैं वेट नहीं करूंगी। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट अ ट्रू बॉन्ड। ट्रू बॉन्ड क्या था मेरे लिए, जहां इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो, चाहे पाई बॉन्ड हो, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, जिसके लिए मैं लाइन बना सकूं, जिसके लिए मैं डॉट बना सकूं। यहां ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं है, राइट। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को गलती से भी ट्रू बॉन्ड नहीं समझेंगे। दे आर नॉट ट्रू बॉन्ड, दे आर अनदर टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉट अ ट्रू बॉन्ड, और ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाले वीकेस्ट फोर्सेस हैं। दे आर वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ ऑल। सभी फोर्सेस में सबसे कमजोर फोर्स की कैटेगरी में आते हैं कौन से फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जिन साइंटिस्ट ने पढ़ा उनके नाम पे हम इनको रखते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। आप पढ़ चुके इस नाम को, वैन डर वाल रेडियाई। 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस को आधा किया था मैंने, नॉन बॉन्डेड, नॉट अ ट्रू बॉन्ड। तो वही चीज आ गई,
इन फोर्सेस को क्या नाम दिया गया? वैन डर वाल फोर्सेस। ये होते हैं चार तरह के। फर्स्ट, डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनको लंदन फोर्सेस भी बोला जाता है। सेकंड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। थर्ड, आयन डायपोल इंटरेक्शन। फोर्थ इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज की क्लास इस पे है, बाकी के तीन मंडे की क्लास में होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही फोर्स दे रखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, वैन डर वाल फोर्सेस में, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगेन कैन आई से इट इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड एवरीवन? ये तो आप सबको क्लियर है। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी देर में अभी समझ आएगा होती क्या चीज है, अब तक तो नहीं पता हमको। अगर किसी एक मॉलिक्यूल में हाईली नेगेटिव एटम मौजूद है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हम कह सकते हैं इनमें फ्लोरीन, हम कह सकते हैं इसमें क्लोरीन भी आना चाहिए था, नहीं, क्योंकि और भी कंडीशंस हैं, खाली यही कंडीशन नहीं है। पहली कंडीशन, ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन में से कोई भी एक एटम हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, जैसे अमोनिया, जैसे वाटर, जैसे HF, जैसे एल्कोहल, OH। किसी भी मॉलिक्यूल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इनमें से कोई भी अगर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो एलिजिबिलिटी नंबर 1 तो क्लियर हो गई कि भाई चांसेस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। दूसरी कंडीशन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले रहे हो वो स्मॉल इन साइज होना चाहिए, दैट्स वाई नो क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कंपेयर करोगे तो आप कहोगे भाई क्लोरीन भी लेके आते, नाइट्रोजन से तो कॉम्पीट करता है क्लोरीन। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो गई बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। दैट इज द रीजन क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से मैच करती थी, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे को नहीं मिली, बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन तीन की, यानी सिर्फ तीन देखने, सच में सिर्फ तीन देखने, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ये अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, आज तो इतना ही आएगा आपको, ये अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एलिजिबिलिटी तो हो गई बात। सो अब मेरे पास कंडीशंस तो क्लियर हुई, खाली कंडीशंस का मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए क्या चीज बच्चों? पहला एग्जाम्पल मैं आपको किसका दे रही हूं, तो अगर जितना मैंने अब तक पढ़ा, फ्लोरीन के साथ H जुड़ा हो, एलिजिबिलिटी हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इसी तरह से नाइट्रोजन के साथ H जुड़ा हो, शेप पे मत जाना, वैसे बना रही हूं, इसमें भी चांस है। उसी तरह से अगर इन तीनों में पूरा पूरा चांस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो सबसे पहले हम इन तीनों केसेस को स्टडी करते हैं। इसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस? नहीं, जहां ये हाइड्रोजन से जुड़े हैं वहां ये चांस है। तो अब तक मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं की है, अब आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। लेट्स सी। अब आप ये देखिए, मैंने पहला केस आपको दिया हाइड्रोजन फ्लोराइड। जब हाइड्रोजन फ्लोराइड को हमने फ्रीज करके उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से डिस्टेंसेस निकाले, न्यूक्लियस की फोटो आ गई, समझ लो, एक्सरे डिफ्रैक्शन से न्यूक्लियस के फोटो निकाले तो मेरे को HF ऐसे जिगजैग जिगजैग मिला। अच्छा, HF जिगजैग मिला, मेरे को तो ये समस्या आ गई, हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट, फ्लोरीन भी मोनोवैलेंट, इनका कोई दो बॉन्ड तो बनते नहीं, बीच में कौन चीज आएगी? जिगजैग का मतलब है कि बॉन्ड दोनों साइड बन रहे हैं या कुछ तो है। तो H और F का बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं कितनी लिखी है मैंने? 100 पिकोमीटर। इसकी बॉन्ड लेंथ, एक बॉन्ड लेंथ, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेरे को मिला 100 पिकोमीटर। सडनली मैं क्या देखती हूं, यहां पर एक और बॉन्ड भी था, उसको मैंने डॉटेड बनाया, उसको मैंने कोई लाइन नहीं दी, क्योंकि अब तो ऑक्टेट वॉक्टेट छोड़ो, कोई गुंजाइश ही नहीं है फ्लोरीन के पास, और जगह ही नहीं है बॉन्ड बनाने की, ना हाइड्रोजन के पास है। लेकिन ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी लंबी आई, 155 पिकोमीटर, एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे आर लाइक दिस। एक पर्टिकुलर शेप हमेशा आती रही, तो पक्का इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से यहां पर भी फिर वही 155 पिकोमीटर, और ये बॉन्ड डिस्टेंस कितना? 100 पिकोमीटर। बॉन्ड तो वीक है, 100 के बजाय 155 पिकोमीटर है, बॉन्ड तो वीक है, इलेक्ट्रॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट मिला ही नहीं मुझको। तो तब पता चलता है मुझको
हाइड्रोजन जो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन जो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाईली पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके पास है, उसने तो दबा के खींच रखा होगा अपने पास। तो इस पे चार्ज क्या आया? इतना स्ट्रॉन्ग चार्ज, इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज पार्शियल। इतना स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फेसेस दूसरे मॉलिक्यूल का स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नेचर का रूल क्या है? ऑपोजिट अट्रैक्ट। हर बार जब आप इसको सॉलिडिफाई करोगे, सॉलिडिफाई करने का मतलब क्या होता है? ये दो मॉलिक्यूल गैस के पहले लिक्विफाई होंगे, पास पास आएंगे, और फिर सॉलिडिफाई होने का मतलब क्या है? बहुत पास आएंगे। बहुत पास आते हुए अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगे, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, रिपेल होगा। तो जो इनकी सिमेट्री, ज्योमेट्री, पैकिंग होगी वो ऐसे होगी, पॉजिटिव के सामने कौन आए? नेगेटिव, नेगेटिव के सामने कौन आए? पॉजिटिव। तो यहां पर इस पॉजिटिव के सामने कौन आया? दूसरे HF मॉलिक्यूल का। तो ये एक HF है बच्चों, ये दूसरा HF है। एक HF का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे HF के पार्शियल नेगेटिव को डायरेक्टली अट्रैक्ट करेगा विदाउट इलेक्ट्रॉन का लेन देन। But there is an attraction force. Why they are weakest? Because no involvement of electrons. ये बहुत कमजोर बॉन्ड है, लेकिन है। तो इस बॉन्ड को नाम क्या दिया गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको बोल रही हूं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच है। वो दो एटम्स जिनमें आपस में बॉन्ड नहीं बना हुआ, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखे गए, जो ट्रू बॉन्ड को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। 100 के बाद 155 पिकोमीटर, किसी और ट्रू बॉन्ड के बराबर लेंथ दे दी इसने, ठीक है, इसके बराबर नहीं दी, बट शायद HBr की बॉन्ड लेंथ या HCl की बॉन्ड लेंथ को टक्कर दे दी इन्होंने। तो ट्रू बॉन्ड की लेंथ को टक्कर तो दे रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए इग्नोर करने लायक चीज नहीं थी। ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट समझाऊंगी अभी। पर HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉपी में नीट एंड क्लीन हो, और यही जिगजैग आप अपनी मर्जी से सीधा मत बना देना, नॉट अलाउड, स्कूल में मार्क्स कट जाएंगे। इसको ऐसे ही जिगजैग बताएंगे आप। ये है वाटर को सॉलिडिफाई करने की कोशिश में बनने वाला। ये करिए, और मैं देखूं इसका नीचे कंप्लीट कर पाते हैं बच्चे? करिए। बन गया सबके पास? ये ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव, दिस ऑक्सीजन इज पार्शली नेगेटिव एवरीवन। एक ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव है। सॉलिड आइस बनते वक्त सामने एक हाइड्रोजन आया, उस पे क्या चार्ज आया? पार्शली पॉजिटिव। इसी तरह से यानी एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अभी तक तो ये सीन ही नहीं आया था। अगेन यहां पर भी पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव। एक और वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, केज दिख गई, पिंजरा दिख गया। दिस इज वॉट केज लाइक स्ट्रक्चर इज। ये पूरा जो खोखली जगह बची, दिस इज केज, जिसको आप पोरस भी कह सकते हो। तो आइस का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैकिंग, हर बार जब आइस जमाएंगे आप, चाहे आप कहीं भी जाके कैसे भी वाटर को जब भी फ्रीज करेंगे, वाटर का सॉलिडिफिकेशन एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है ये मेथड। वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट विल फॉर्म सॉलिड आइस विच हैज केजेस इनसाइड, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो आइस फ्लोट्स ओवर, क्योंकि डेंसिटी इसकी कम होगी, इट इज फ्लोटिंग ओवर लिक्विड। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख गई सबको। चलिए, इसके बाद ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके मुकाबले। चेक वाई, एनीवन कर सकते हैं गेस? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस व्हेन इट इज डिपेंडिंग ऑन ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे ही जवाब दीजिए। आपकी स्टेटमेंट और सही आंसर की स्टेटमेंट मैच नहीं करती है, उसमें -1 होते हैं। तब आप ये एडवोकेट मत करना, इसका इनडायरेक्ट मतलब तो यही आता है, फिर वो इनडायरेक्ट पे ही रह जाओ तुम लोग, राइट? जो सही सटीक आंसर है वही देना है आपको। हाइड्रोजन, मैंने ये नहीं पूछा, अभी वो चीज भी आएगी जो इसके अदर वे कॉन्सिक्वेंस है। मैंने सिर्फ एक चीज पूछी, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? HF के मॉलिक्यूल के बीच वाला या दो अलग अलग वाटर के बीच वाला सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड का कंपैरिजन है।
तो इसमें और इसमें स्ट्रेंथ किसकी आएगी बच्चों? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा, राइट? अब मेरे को ये बताइए, मैं लिक्विड 3 लेके आती हूं आपके पास, एक वाटर, एक HF और एक अमोनिया। अमोनिया अभी मैं लाई नहीं, बट अब आप लोग अंदाजा लगा लोगे, नाइट्रोजन और ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन जल्दी बॉयल होगा? उसको जवाब देने से पहले एक बार मैं देख लूं बच्चों को बॉइलिंग पॉइंट पता है कि नहीं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इतने दूर, बॉयल करने पे क्या होगा? और दूर। यानी 2 लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के इवेपोरेट होना है। क्लियर? ये रहे वाटर के 2 मॉलिक्यूल और ये रहे HF के 2 मॉलिक्यूल। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? HF का। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा मिला, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था एक वाटर, 2 H होने की वजह से। तो सिंगल ये आप देखोगे ना, जेई में इतनी बार ये क्वेश्चंस आए हुए कि हर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ भी लगा देता है। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक फ्लोरीन वाले के साथ ज्यादा है, बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो गया? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। भाई इसके हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड अगर 2 था और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड 1.5 था, तो 2 ने मिलकर 3 तो कर ही लिया, इससे तो ऊपर हो ही गए। इसीलिए ये अपने आप में एक क्वेश्चन आपको 1 मार्कर 2 मार्कर में मिल सकता है। एक्सप्लेन व्हाई in spite of having strong hydrogen bond in HF, boiling point of HF is less than water because of 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्रॉ करके दिखाएंगे या 2 सेंटेंस लिखेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर देंगे। किसी को लगता है ये स्ट्रक्चर देने में मेरी जान निकल जानी है, 1 नंबर में ये देने लग गए तो बाकी पेपर कैसे पूरा होगा? तो लेट मी टेल यू द शॉर्ट वे। मुझे लगता है HF का तो दे ही लेंगे, ये मैं मान रही हूं, इसका तो आप दे लोगे। वाटर का शॉर्ट तरीका क्या है? केज लाइक नहीं बनता, मत बनाइए। देख रहे हैं ये? अब एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है मेरे को इसी की। वैसे तो मैंने दिखा दी, बट एनीवेज ये देखो, एक वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 2। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है लिक्विड से गैस बनना। नाउ नो सॉलिड, मैंने मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछा। तो लिक्विड वाटर में ऐसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 12th में भी बना हुआ मिलेगा आपको। लिक्विड वाटर में ऐसे होती है। अब कोई केज लायक नहीं है, अब तो हम जानते हैं वॉल्यूम कम हो गया उसका, केजेस भर गई। केजेस भरने के बाद वो स्ट्रक्चर नहीं है। सो लेट मी राइट, इफ इन अ डे अगर आप कंफ्यूज होते हैं, ये है लिक्विड वाटर, वो है ऑफ कोर्स सॉलिड आइस। यस कनव? इतने बना नहीं पाता, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। ये ट्रू बॉन्ड नहीं है ना, इतने बना नहीं पाता। एक वाटर 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है लिक्विड में। मैं वाटर बोल रही हूं, आइस इज समथिंग एल्स। आइस का प्लांट स्ट्रक्चर है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर करते करते साथ के साथ मैंने क्या क्लियर करने की कोशिश की आप लोगों को? उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं, एक कॉन्सिक्वेंस तो क्या था? आइस का फ्लोट होना। दूसरा कॉन्सिक्वेंस उसी वजह से एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइव करना। और एक और कॉन्सिक्वेंस क्या आ गया मेरे पास? क्यों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से एक्सेप्शनली ज्यादा है? और देखो, मुझे बताओ कि बन जाएगा। अब के मैंने पिरामिडल शेप का भी ध्यान रखा है, राइट? HF में मैंने लीनियर शेप का ध्यान रखा था। अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहां पर 104 एंगल को भी कोशिश की है ध्यान देने की, कि आपको बेंट स्ट्रक्चर मिले, राइट? और यहां पर वही पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये तो तीनों ही साइट वैसे तो अवेलेबल है, कोई भी उठा लो। अब इन तीनों में से मैंने ये उठा ली, इसका मतलब ये नहीं कि कभी ये नहीं उठा सकती। अवेलेबल साइट तो तीनों हाइड्रोजन है, राइट? ये ध्यान रखिएगा। एनीवेज, क्यों है भाई ये तीनों हाइड्रोजन? क्योंकि तीनों इक्वली पार्शियल पॉजिटिव है। क्यों है तीनों इक्वली पार्शियल पॉजिटिव? क्योंकि तीनों एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी हुई है। तो अब तक तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफाइन कर रही थी, अब उसके सवाल पूछने शुरू करूंगी, तब आपको ढंग से समझ आएगा। तो क्या ये भी अंडरस्टूड सा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा? हाइड्रोजन, HF वाला। उसके बाद कौन सा? HO वाला। फिर कौन सा? HN। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर नहीं है, ये अकेले हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। क्या इस एल्कोहल में
सिर्फ इतना बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस है। अगर एक बॉटल में मैं 1 मोल अल्कोहल लाई हूं, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आमने सामने हैं, क्या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है? चलो बढ़िया, अभी भी गलती मेंटेन रखी है हमने, मतलब मुझे ये मिस्टेक चाहिए, तो अभी प्लीज डोंट चेंज योर आंसर। ये ऑक्सीजन, ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ यू राइट, इसके सामने लिक्विड अल्कोहल एक और आया मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल किससे फेस करेगा इसको? इस CH2 CH3 को इकट्ठा C2H5 लिख दूं, चलेगा बच्चों? ठीक है, देखो ज्यादा लिखने के चक्कर में गलती होती है। अब मैं आपको यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता दिखा रही हूं। बेटा वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा है, जिस पे हाईली पॉजिटिव चार्ज हो। जो दक्ष ने गलती करी, मैं किसी का भी नाम लेती, लिया ही इसीलिए था, या कोशिश ही यही थी कि मेरे को ये मिस्टेक मेरी क्लास में चाहिए, मेरे संडे के पेपर में नहीं चाहिए। Why these 3 hydrogens are not eligible for making hydrogen bond with सामने वाला एक और अल्कोहल? क्योंकि इस H और C के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.2 है मात्र, नेग्लिजिबल। डायपोल में बता चुकी हूं, इसको तो नॉन पोलर की कैटेगरी में डिक्लेयर कर चुकी। यानी वही हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखे बैठा है, और वही नाइट्रोजन, वही ऑक्सीजन, वही फ्लोरीन जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखे बैठा है, उन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो एवरीवन, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? होगी। चलिए, एसिटिक एसिड, मैं इसे खोल देती हूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दो, अगर मैं एसिटिक एसिड लिख रही हूं, मतलब दोनों मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के, होगी? हाँ, ये तो इसका O था जो पार्शियल नेगेटिव था, क्योंकि ये H पार्शियल पॉजिटिव था। ये H ना होता ना तो इस O को तुम गिन नहीं सकते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। आपने पहली कंडीशन देखी होगी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन अटैच्ड बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, तो यस इट इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। इसके बाद मैं आपको सामने दे रही हूं एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल। तो डन, परफेक्ट। एक तरफ अमोनिया, एक तरफ वाटर, क्या इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मैंने सारे बना दिए, एक तो इन दोनों के बीच चांस है, सामने एक और अमोनिया आएगा। जब दो चीजें मिक्स की हैं तो हजारों मॉलिक्यूल हैं, तो इसका H अमोनिया के N, इसका O अमोनिया का H, कोई भी दो चीजें सामने आ जाएं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां कहां होगी पहचानना आ गया सबको? HOH की जगह ROH, ROH दिख गया हाइड्रोजन बॉन्ड सबको? तो बॉन्डिंग देखनी आ गई। अच्छा, ये क्या है? कीटोन। ठीक है, इतना टेंस से हम पढ़ के आए, ये क्या है? कीटोन। बताइए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक कीटोन और उसके सामने दूसरा कीटोन, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस है? बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा ऑक्सीजन ही नहीं है जो हाइड्रोजन से जुड़ा हो, और ऐसा हाइड्रोजन ही नहीं है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। दो कीटोन के बीच इतना वीक फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं, इतना वीक फोर्स है कि एक फेमस कीटोन बता रही हूं, एसीटोन, जो नेल पेंट रिमूवर होता है, उसका अगर ढक्कन खोल दो तो अपने घर में डांट खाओगे जिसका भी है वो। ढक्कन खोल के छोड़ दो, सूख जाता है थोड़ी देर में, सारा इवेपोरेट हो जाता है। वाई? उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तुरंत उड़ जाएगा, तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। तो ढक्कन बंद करके रखना तो मेरी मजबूरी है कि उसको एटमॉस्फेयर में उड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, रोक दिया उसको। ठीक है, चलिए यहां से साफ सुथरा काम। अगर कभी टेस्ट के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है तो यहां से कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आसपास वालों के मुकाबले ज्यादा होगा। सवाल आपके लिए आता है, पहचानेंगे कौन सा ग्रुप है? अगर आपको कहा जाए ग्रुप 16 में, ऐसे सजा के ना दें हम, ग्रुप 16 में
किसका हाइड्राइड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देता है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट। अब पहले तो ग्रुप 16 पता होना चाहिए, राइट? तो क्वेश्चन पूछने का तरीका तो इनडायरेक्ट ही होता है। तो ये कौन सा ग्रुप था बच्चों? 16। किसका हाइड्राइड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा? ऑक्सीजन का, दैट इज वाटर। वाई? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको दे रही हूं हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स, HF, HCl, HBr और HI। आई एम आस्किंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। HF हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन तीन में किसका? NH3। जब सारे वेंडरवॉल फोर्सेस पढ़ लेंगे हम, अभी तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं ना, वो लंदन फोर्सेस, वो डाइपोल डाइपोल, वो सब भी छूटे हुए हैं, तो वो बाद में चीज आएगी। बट इन तीनों केसेस में मैं हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वालों को लेबल कर रही हूं। यहां पर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है बच्चों? अमोनिया का। यहां HF का, यहां H2O। दीज आर स्कूल पेपर क्वेश्चंस जिसका रीजन एक ही है। चेक। अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक्सप्लेन। हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF, एक्सप्लेन। यही करके आ रही उतनी देर से। H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जबकि उसके बिल्कुल नीचे ग्रुप में जो H2S आता है वो गैस। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का फोर्स इतना स्ट्रांग था कि रूम पे वो लिक्विड झेल पाया, और H2S का फोर्स इतना वीक था, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वर सो वीक कि वो रूम टेम्परेचर को झेल नहीं पाया। H2S गैस है, हाईली वॉलेटाइल गैस। सो ये सारे पॉइंट्स जब तक आपके पास नहीं है, आप रिस्क पे हो इस टॉपिक के। तो दिस इज गैस, और वो भी बहुत वॉलेटाइल गैस है, बहुत वॉलेटाइल। कहां तो उसके ऊपर वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, और कहां जस्ट उसके नीचे सल्फर H2S, वो एकदम से गैस, और गैस भी हाईली वॉलेटाइल। फर्क क्या था इतना ड्रामेटिक? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने मॉलिक्यूल्स को बांध के रखा हुआ था। ये हाइड्रोजन बॉन्ड आप जानते हैं ट्रू बॉन्ड को टक्कर देता है, और वाटर में तो कितने? दो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तगड़ी टक्कर थी, उड़ने नहीं दिया पानी को इजीली। इथेनॉल का, ये अगेन स्कूल पेपर का है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा क्यों है? ये मेरी क्लास बताए। ईथर स्ट्रक्चर आपको 10th में नहीं पता, तो ईथर मैंने बना के दे दिया। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड की साइट्स, दो साइट्स मौजूद है मेरे पास, राइट? इसका फिर भी ऐसे देके दिखाऊंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट, नेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेयर एज ईथर में ना तो कोई H है इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला, और ऊपर से ये O कहीं H के साथ मत अटैच सोच लेना, ये CH3 है, तो इट हैज नो साइट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से ईथर का बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस, और वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। चारों स्टेटमेंट नोटेड। सॉल्युबिलिटी। अब ये वाटर को क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट लिया जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब कोई भी चीज, कोई भी रिएक्शन करना है, आर प्रेफर्ड सॉल्वेंट इज वाटर, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें डिसॉल्व हो जाती है। पहला रीजन ये है। तो अब हम देखिए वाटर में सॉल्युबिलिटी की शर्तें क्या क्या हैं। 12th क्लास का पहला चैप्टर डील करता है सॉल्यूशंस, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी की सारी शर्तें। वो सारी तुम 12th में पढ़ेंगे। एक शर्त हम यहां से लेके जा रहे हैं, और वो क्या है? हर वो चीज वाटर में सॉल्युबल हो सकती है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। 11th क्लास में तो बस यही एक फैक्टर लेके चलना है, बाकी सारे 12th में। कि वाटर में सॉल्युबल होने की शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ भाई, झट से सॉल्युबल हो जाओगे। पानी और वाटर है पॉसिबिलिटी इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की? ये है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये है बिल्कुल है जी एसिड और वाटर। ये वाला H नहीं, देर आर नो 4H अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओनली 1H। तो इसमें भी है एल्कोहल एंड वाटर, ईथर एंड वाटर, बिना दिखाए नहीं होगा। पिछली स्लाइड पे हमने देखा। तो यहां बस लिखने में हमारी मेहनत है, समझने में अगर आप अटेंटिव रहें, आपको इस सब की जरूरत नहीं है। तो
तो ये आपके सामने ईथर और वाटर हुआ नॉट सॉल्युबल। ये भी स्कूल पेपर का क्वेश्चन है। ईथर एंड वाटर डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, और अगर बनेगा भी तो इतना वीक बनेगा, वही जब ऑक्सीजन ही हाईली वीक है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इतना वीक होगा कि वो वाटर वाटर वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा जल्दी बोल गई और लोग इधर देख नहीं रहे थे, एक बार इधर देखिए। ये हैं बच्चों ईथर के मॉलिक्यूल्स, ROR, CH3 OCH3, राइट। इस ईथर को उठा के मैं कहती हूं आप वाटर में सॉल्युबल होइए। वाटर में ये मैंने वाटर के मॉलिक्यूल अलग कलर से बना दिए। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, टूटना आसान नहीं है। चलिए यहां क्या था मेरे पास, ईथर। कोई कहे भी, अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे पास भी आई क्वेरी, ऑक्सीजन में फिर भी कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, चलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, थोड़ा सा तो सॉल्व हो जाना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए भाई कुछ तो। अब आप समझिए सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, वाटर वाटर के बीच दोस्ती बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। अब आप क्या कह रहे हो, वाटर का एक सॉल्युबल होने का मतलब क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनना। ऑल ऑफ यू, सॉल्युबल होने का मतलब थोड़ी कि एक कोने में ईथर पड़ा है एक कोने में वाटर पड़ा है। सॉल्युबल होने का मतलब क्या है, हर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ईथर आ जाए और हर दो ईथर के बीच में क्या आ जाए, वाटर मॉलिक्यूल। तो कुछ इस तरह का समझिए आप। इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ के ईथर के एक मॉलिक्यूल को घुसना पड़ेगा इसके अंदर। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के अगर ईथर घुसना चाहता है तो वाटर क्या कहेगा, इक्वली स्ट्रॉन्ग बनाओ हाइड्रोजन बॉन्ड, तब टूटता हूं। तो ईथर को वाटर रिफ्यूज कर देगा। एग्रीड ईथर में एक ऑक्सीजन था, वाटर के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव H था, थोड़ा सा इसे अलाउ कर दो यार, चलो हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ले आओ, उतना स्ट्रांग नहीं, वाटर नहीं अलाउ करेगा। क्यों, वाई एम आई गोइंग टू लीव माई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर योर वीक बॉन्ड। बॉन्ड माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कौन करना चाहता है नेचर में, कोई नहीं। दैट इज वाई ईथर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ईथर और वाटर का अगर बनता भी हाइड्रोजन बॉन्ड वो इतना वीक था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के वाटर वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाया, रिप्लेस नहीं कर पाया। तो ये भाषा आपको अच्छी कॉम्पिटिटिव बुक्स में ये रीजन मिलेगा, मेक इट करेक्ट। वहां समस्या है जहां ऐसा मिल जाए कि हम तो कहते हैं जी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, एज्यूम भी कर लिया कि होगा तो भी वो इतना वीक होगा कि उसको जगह ही नहीं मिलेगी स्ट्रॉन्ग वाटर वाटर में। इसमें सब बड़ा क्लियर लिखा है, लो डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर, और वो 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी का हाईएस्ट होना। अगर तब नोट कर लिया था अपनी भाषा में तो जरूरत नहीं है, जस्ट रीड इट। मैंने अब प्रॉपर केज लाइक भी बना दिया यहां दोबारा। एक चीज वहां नहीं लिखी थी जो अगेन आपको पास्ट ईयर में चमक के मिलेगी कई जगहों पर, every water molecule is surrounded by 4 other water molecule tetrahedrally. This statement is correct. Due to this cage-like structure, ice occupy more volume than water, hence less dense, therefore it floats. बहुत छोटे छोटे में इस एक्सप्लेनेशन को मैंने दे दिया। हाँ, क्या कहा गया है, KHF2 एग्जिस्ट करता है। इसको पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा दूं, क्वेश्चन है क्या। मुझे ये पता है HF के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आई नो राइट, HCl के बीच तो नहीं होते। अब यहां ये कहा गया KHF2 जैसी चीज एग्जिस्ट होती है। मैं तो ये जानती हूं पोटेशियम ग्रुप 1 में है, इट इज मोनोवेलेंट, इस पे सिर्फ +1 चार्ज आ सकता है। चलो जी, जहां भी है ये +1 चार्ज लेके है, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है +2 क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इसके सामने जो भी चीज आयनिक बॉन्ड बना, मेटल है आयनिक बॉन्ड बनाना है, जो भी चीज आयनिक बॉन्ड बनाए बैठी होगी उस पर चार्ज क्या होगा, -1। इसका मतलब HF2 पे -1 चार्ज है। पहले तो मेरे को समझना ये एग्जिस्ट क्यों करता है, फिर तो ऑटोमेटिकली बता दूंगी ये क्यों नहीं करता। अब घुसते हैं HF, दोनों मोनोवेलेंट है, एक के भी 2 बॉन्ड नहीं बन सकते। तुमने बना कैसे दिए, चेक। HF, भाई देखो टॉपिक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा है तो प्लीज डोंट गेस, मतलब वो कोई तीर नहीं मार रहे हम लोग, टॉपिक ही वही चल रहा है। ये अगले साल जब PCM लूंगी ना, जो हमारे भी 12th में चल रहे, उसमें गेस करना,
तो स्टॉप गेसिंग। क्या ये मैंने ठीक बनाया है? जिगजैग जिगजैग। और बता के आई हूं ये बॉन्ड ट्रू बॉन्ड को टक्कर देता है, इसको नहीं देता लेकिन दूसरे ट्रू बॉन्ड्स को टक्कर देता है। बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्टिंग इन HF, दिस बॉन्ड गेट कंफ्यूज्ड विथ ट्रू बॉन्ड। ये ट्रू बॉन्ड वाली ताकत के बराबर हो गया। ये HF चलने लगा, इसको साथ ड्रैग करके ले गया। ये HF जाने लगा रिएक्ट करने सामने वाले पे, ये फ्लोरीन ने इसको छोड़ा। डोंट आस्क मी ये कैसे तोड़ दिया। हाँ मुझे पता है ना क्या आएगा। जिस दिन तुम ये जवाब दे दो ना कि मुर्गी पहले आई है कि अंडा पहले आया, मैं भी इसका जवाब दे दूंगी। बट खैर इसका है, ऐसी बात नहीं है। बट शुरू में ही चीज को इंटरप्ट मत करना अपने लिए। मेरा तो चल जाएगा काम, आपकी आदत पड़ जाएगी कंफ्यूज होने की। ये वाला HF बहुत स्ट्रांगली ड्रैग कर लेके चला गया इस F को, और उसकी वजह से HF, एक एक्स्ट्रा F जुड़ गया इसके पास। एक एक्स्ट्रा F जुड़ते ही इस पे चार्ज क्या आया? नेगेटिव। HF2 नेगेटिव क्यों एग्जिस्ट करता है? बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन HF। ये कहानी तो मैंने गढ़ी है, ये तो मैंने बनाई है, इस हाथ लेके चल पड़ा इसको, तभी इसका जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं टूटा, या ये कैसे तोड़ दिया आपने? एक्चुअली तो आप ये भी सोच सकते हो, HF दो साइड्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जब K के साथ इसने रिएक्ट किया होगा तो F नेगेटिव बने होंगे, H पॉजिटिव F नेगेटिव बने होंगे। अगर मेरे को लिटरली इस बात पे आना है, नहीं हम तो नहीं मानते बताओ, तो फिर करते हैं कोशिश। HF K पॉजिटिव से रिएक्ट कर रहा है। जब HF K पॉजिटिव से रिएक्ट कर रहा है, मुझे पता है F नेगेटिव स्पीशीज तो बनेगी बनेगी। वो F नेगेटिव स्पीशीज इस पार्शियल पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर चली गई इसके पास, टक्कर दे रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ ही समझ लो। लेकिन यहां पर ना मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा सफर करती कि ये F नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ नॉन बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर कर लेता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी को लगे मेरे को ये कहानी पसंद नहीं आई तो वो ये कहानी पकड़ सकता है, लेकिन शब्द हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना मस्ट है जब स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढेंगे तो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शब्द इज नेसेसरी इन द स्टेटमेंट। तो आपको ये समझ आता है, ये समझ आता है, आप उससे लिख सकते हैं। अब नोट करिए, अब समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ भी HCl में नहीं होता। करिए, इस पे काफी हाई लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे। HF2 एग्जिस्ट ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF के साथ सॉल्यूशन में घूमता हुआ एक फ्लोराइड नेगेटिव आके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है एंड इट हेल्प्स इन एग्जिस्टिंग। कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ तो क्या हुआ, ये थोड़ा वीक से ही 155 पिकोमीटर से ही बॉन्ड तो है। दैट इज वाई KHF2 एग्जिस्ट। K पॉजिटिव तो फिर इसका आ ही जाएगा। बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर ऐसा ही HCl2 कैनॉट एग्जिस्ट। ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरे साथ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब तक जितना भी आपने पढ़ा वो थी एक टाइप, दैट इज दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो उसका एग्जाम्पल मैं दे देती हूं, एल्कोहल, वाटर, alcohol. This is a hydrogen bonding which is happening between two different molecules, right? दूसरी आती है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर, इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो आपके सामने ये मैंने एक कंपाउंड बनाया फिनोल। थोड़ा ध्यान से, इस फिनोल की पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। अब तो बच्चे लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर जानते हैं, कैसे बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इस फिनोल के पैरा पोजीशन पे कौन बना हुआ है, नाइट्रो। अब आप ये सोचिए, एक कंटेनर है जिसमें पैरा नाइट्रोफिनोल रखा हुआ है, तो नाम लिख दूं इसका मैं यहां पे, पैरा नाइट्रोफिनोल। एक कंटेनर है जिसमें पैरा नाइट्रोफिनोल रखा हुआ है। मेरे को पूछा जाता है, या मैं आपसे पूछती हूं, क्या दो मॉलिक्यूल ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप है, साइट्स हैं, एलिजिबल है?
वैसे तो रेजोनेंस हो जाना है हमें पता है, लेकिन अभी नहीं। दिस यहां पर ऐसे बना देती हूं, आपको दिखाना आसान हो जाएगा। आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे इसके ऊपर नाइट्रो होता तो नाइट्रो का O और इसका H, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करी है मैंने? इंटरमॉलिक्यूलर। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ऑफ कोर्स ये काफी देर बाद बॉयल होगा। क्यों? क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल्स काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं। अगला मैं आपके सामने बना रही हूं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब आप जानते हैं हम कोऑर्डिनेट बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिंगल बॉन्ड बनाया है, आपको अपने आप सोचना चाहिए बॉन्ड कौन सा है। ठीक है बच्चों? अब यहां पे दो साइड्स इतनी क्लोज थी, अंदर ही अंदर इनमें दो लोकेशंस आमने सामने आ गई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने। ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना बच्चों? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप सोच के देखिए, इसके सामने नीचे इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल था। क्या इन दोनों में कोई चांस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? जो दोनों साइड्स थी वो तो आपस में ही बॉन्डिंग कर गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगले ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के लिए नो साइट वाज अवेलेबल, देयरफॉर इन दोनों के बीच कोई भी फोर्स होगा, नाम मुझे नहीं पता, वीकेस्ट ऑफ ऑल, सारे फोर्सेस से सबसे कमजोर फोर्स रहेगा, वो लंदन फोर्स लिखा था वो यहां पर, जहां कुछ नहीं होता। और यहां कौन सा फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? अब इसका माने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनोल? वेरी ऑब्वियस, ये डायग्राम बनाते ही आ जाएगा, बनाइए।